कहानी का ये अंतिम भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। सुमेर जी ने वकील के कहे अनुसार सारे काम कर दिए थे और अब केस जीतना लगभग तय था, क्योंकि संजना का झूठ आखिर सबके सामने आना ही था। मान और धारा अपने रिश्ते के आगे बढ़ने से खुश थे। खुशी दोनों के चेहरे से दिखाई दे रही थी। जहां कल तक मान और धारा परेशान थे, आज एक अलग ही रौनक दोनों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दोनों इस समय खुश थे, अपने अंदर जगे नए एहसासों को महसूस कर रहे थे। परिणीता ने भी भांप लिया था। धारा के चेहरे पर आज अलग ही रौनक थी। वो और दिनों से अलग लग रही थी, तो परिणीता उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही रौनकें लगी हुई हैं हमारे लव बर्ड्स के चेहरों पर। भैया भी आज खुश लग रहे हैं और तुम भी कुछ अलग ही लग रही हो। तुम्हारा चेहरा आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। परिणीता के छेड़ते ही धारा शर्मा गई और तीर की तरह रसोई में भाग गई। उसे ऐसे भागते देखकर परिणीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। विराट जो अपने कमरे से आ रहा था, वो परिणीता को ऐसे हंसते देखकर बोला, क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है, हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। परिणीता हंसते हुए बोली, हमारे लव बर्ड्स आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं। तो मैं धारा से पूछ रही थी कि क्या बात है, तो धारा शर्मा कर भाग गई। अब तो उसके शर्माने ने सारे राज खोल दिए। दोनों को हनीमून पर भेजने की तैयारी कीजिए। इस बार सच में हनीमून मनाकर आएंगे दोनों, कहकर परिणीता हंसी और विराज मुंह खोले परिणीता को देख रहा था। तो परिणीता बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। दोनों के चेहरे की रंगत ही बता रही है कि हमारे लव बर्ड्स आगे बढ़ चुके हैं। विराज हैरान सा बोला, सच में? परिणीता ने पलके झपकाते हुए हाँ में हामी भरी। तो विराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उसका भाई इन सब चीजों से बाहर निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया। यही तो वो भी चाहता था। और मां के जाने के बाद से लगभग 1 महीने से तो वो बहुत खामोश हो गया था। दारा से क्या, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पर अब शायद सब सही हो जाएगा। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि दादी बुआ और दादी भी वहां आ गई। उन दोनों को देखकर परिणीता चुप हो गई और किचन में चली गई। दादी और दादी बुआ सोफे पर बैठ गई और बोली, ये अचानक बहू हमें देखकर ऐसे क्यों चली गई? क्या बात है? बहू के हंसने की बहुत आवाजें आ रही थी। क्या हुआ है जो बहू आज बहुत खुश है? अब विराज क्या कहता कि उसकी चंचल सी हिरनी क्यों खुश है। वह बात को इधर उधर करते हुए बोला, दादी बुआ उसे छोड़िए और ये बताइए कि कल केस की सुनवाई है, तो कल अगर केस जीत गए तो क्या करना है? कुछ सोचा है आपने? दादी बुआ बोली, हाँ सोचा तो है, बस किसी तरह इस संजना से पीछे छूटे। कितना झूठ बोलती है ये लड़की। अच्छा हुआ कि उससे शादी नहीं हुई मान की, नहीं तो पता ही नहीं क्या करती इस घर में आकर। दादी बोली, सुजीत जितना अच्छा था ये लड़की उतनी ही उलट निकली। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हम पर दया ही की है कि वो इस घर की बहू नहीं बनी। फिर उनकी नजर धारा पर भी गई, जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। ना वो शादी से भागते और ना ही हमें धारा जैसी बहू मिलती। इस कठिन समय में धारा ने जैसे सब कुछ संभाला, खुद भी मजबूत बनकर खड़ी रही और हमें भी हिम्मत दी। ये एक मिसाल ही है। कई बार तो लगा कि लोगों की इतनी कड़वी बातें सुनकर कुछ गलत ना कर ले, टूट ना जाए, पर बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, ना टूटी और ना कुछ गलत किया। मेरे मान का पूरा साथ दिया है और जीवन भर ऐसे ही देगी, मुझे पूरा यकीन है। दादी बुआ बोली, ठीक कह रही हो भाभी साहब। मान को ऐसी ही लड़की की जरूरत थी जो उसके बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ ले। बिना माँ के पला है मेरा बच्चा। कम से कम बीवी तो ऐसी हो कि उसे सच्चा प्यार दे। उस सजना से शादी होकर मेरा बच्चा कहीं का ना रहता। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और हम लोग को खबर भी ना हुई। और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे उस लड़की ने। दादी बुआ संजना का जिक्र जब भी होता था भड़क जाती थी। आखिर परेशान भी तो खूब किया है उसने, तो भड़क ना लाज भी था। विराज दादी बुआ को शांत कराते हुए बोला, दादी बुआ आप शांत हो जाइए, कल देखना केस की सुनवाई भी पूरी हो जाएगी और कल ही फैसला भी आ जाएगा। आप बस कल की तैयारी कीजिए। दादी बुआ बोली, ठीक है बेटा, पहले कल फैसला आने दो, फिर सब मिलकर सोचते हैं कि क्या करना है। विराज ने उनकी बात पर हामी भर ली। दादी और दादी बुआ ने भी आज धारा के चेहरे की लाली देख ली थी और मान भी आज काफी दिनों बाद
सबसे बात कर रहा था और काफी खुश था। दोनों की अनुभवी नजरें समझ गई कि वो दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं। सुमेर जी भी आज मान को नॉर्मल बिहेव करते और हंसते देख कर खुश थे। बहुत दिनों बाद घर का माहौल आज हल्का सा लग रहा था। अगले दिन सभी तय समय पर अदालत में पहुंच चुके थे। संजना पहले की ही तरह डॉक्टर बेदी के साथ बैठी थी। साथ में प्रतिभा भी थी, पर अब वो संजना की वजह से नहीं बल्कि नीतू के लिए आई थी। दोनों को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था, जो उन्होंने पैसे और नाम के लालच में कर दी थी। दूसरी तरफ मान की तरफ से भी सारे उपस्थित हो चुके थे। सभी तय जगह पर जाकर बैठ गए। अब इंतजार था जज साहिबा के आने का, जो कुछ देर बाद आ भी चुकी थी और उनकी आज्ञा से आगे की कार्यवाही शुरू की गई। दो लोगों की गवाही हो चुकी है, जो कि मिस्टर शेखावत की तरफ से थे। आपकी तरफ से कौन आ रहा है मिस नीतू? आपका भी कोई गवाह है तो पेश कीजिए। और इस लेटर की पुष्टि हो चुकी है कि ये मिस संजना के द्वारा ही लिखा गया है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में? जज साहिबा ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए कहा तो नीतू अपनी दलील पेश करते हुए बोली, लेटर जबरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है मालूम। ये कोई बड़ा सबूत नहीं है। इस तरह के सबूत बनाए भी जा सकते हैं। और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त बता रहे हैं कि मेरी मौकिल अपनी शादी से भागी थी। हो सकता है भागी ना हो, किडनैप किया गया हो उनका, क्योंकि इनके मुताबिक वंश ठाकुर, जिनको ये संजना के प्रेमी बता रहे हैं, उन्होंने शादी से भागकर किया कुछ नहीं। अरे भाई, इतनी साजिश कोई रिश्ता है तो उसका कारण भी तो होता है ना। पर नहीं, बल्कि उन्होंने संजना को वहां अकेला छोड़ दिया और चले गए। क्यों? क्योंकि ये प्लान था मान शेखावत का, और ये सब कुछ उन्होंने वंश ठाकुर से करवाया ताकि बाद में इन पर कोई शक ना करे। और इनको पता था कि वो यहाँ रहता नहीं है तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये सब किसने किया। और इसी दौरान उस खाली पड़े सुनसान फार्म हाउस से निकल भागने के चक्कर में मेरी मुवक्किल का अबॉर्शन हो गया। कहानियां अच्छी बना लेती हैं आप, लिखा करें, खूब चलेंगी। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर मजाक उड़ाते हुए कहा तो अदालत में बैठे सभी लोग हंस पड़े। नीतू सब पर ध्यान ना देते हुए आगे बोली, कहानी नहीं, ये सच्चाई है माय लॉर्ड। मेरी मुवक्किल का वंश ठाकुर से कोई लेना देना ही नहीं है। मिस्टर मान उनको जानते थे और ये सब उन्होंने करवाया मिस धारा के लिए उनके कहने पर। मिस्टर वर्मा ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये इस तरह किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये सब कुछ मिस धारा की वजह से हुआ था। इन्होंने मिस्टर शेखावत पर डोरे डाले, जबकि इनको पता था कि मिस्टर मान और संजना की शादी होने वाली है। नीतू खूब जोरदार तरीके से चिल्लाकर बोली थी। फिर उसने धारा की तरफ देखकर कहा, माय लॉर्ड, आपकी इजाजत हो तो मिस धारा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मिस्टर वर्मा उनकी बात सुनकर बोले, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पहले तो मैं अपनी काबिल दोस्त की बनाई हुई कहानी का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद ये आगे अपने सवाल पूछ सकती है। कायदा भी यही कहता है। दोनों को बहस करते देखकर जज साहिबा बोली, मिस्टर वर्मा आप अपनी बात कहिए, इसके बाद मिस नीतू आपकी बात भी सुनी जाएगी। जज ने दोनों को शांत किया, जिस पर नीतू खींच गई। जैसा कि इन्होंने ये कहा कि मिस संजना वंश ठाकुर को जानती भी नहीं थी, तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना चाहूंगा, जिनको देखने के बाद कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद आप मिसेस धारा से कुछ पूछने की इच्छुक नहीं रहेंगी। मिस्टर वर्मा ने अपना लैपटॉप ऑन कर जज साहिबा को भिजवा दिया। मैम, महिलाओं की हम पूरी इज्जत करते हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये वीडियोस आप स्वयं ही देखें। साथ ही मेरी काबिल दोस्त भी इनको देख सकती है ताकि इनके सारे शक खत्म हो जाए। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए नीतू की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वीडियो की बात होते ही संजना के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसके हिसाब से उसने मान का फोन चोरी करवाकर उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया था। घबराहट में वो अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मसलने लगी और अब लैपटॉप जज साहिबा के हाथ में था और उनकी नज़र स्क्रीन पर जम गई थी। कुछ देर बाद जज साहिबा ने नजर उठाकर संजना की तरफ गहरी नजरों से देखा। लैपटॉप अब नीतू के पास भी पहुंच चुका था, जिसको देखने के बाद नीतू की हालत खराब हो गई थी। दिमाग बुरी तरह भन्ना गया।
उसने घूर कर कच्चा चबा जाने वाली नजरों से संजना को घूर कर देखा। अगर इस वक्त वो अदालत में ना होती तो कब का संजना का खून कर देती। वहीं प्रतिभा और डॉक्टर बेदी का भी उस वक्त यही हाल था, क्योंकि संजना को वो दोनों सपोर्ट कर रही थी, तो उनको भी वो वीडियो देखने की इजाजत मिली थी और दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। वो सब देखकर पूरी तरह से अनफिल्टर्ड वीडियोस थी जैसी वंश ने मान को भेजी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी। ज्यादा वो देख नहीं पाई और लैपटॉप बंद कर वापस दे दिया। डॉक्टर बेरी तो उसी वक्त वहां से उठकर बाहर निकलने के लिए तैयार थी, पर प्रतिभा ने हाथ पकड़कर जोर देकर उन्हें वापस बैठा दिया, साथ ही आंख भी दिखाती वार्निंग देते हुए। आखिर संजना को लेकर तो वही आई थी उनके पास और वो नीतू के पास गई थी। मिली भगत थी तो मिलकर भुगतान भी करना ही था। डॉक्टर बेदी ने सुमेर जी की तरफ देखा और संयोग से उनसे नजरें भी मिल ही गई। उनकी चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए उनकी तरफ इशारे से सॉरी बोलने का प्रयास भी कर डाला, पर सुमेर जी ने उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना कोई भाव दिए सामने देखने लगी। अब डॉक्टर बेदी के पास बैठी संजना को देखा, जिसे प्रतिभा धीमी आवाज में ना जाने क्या क्या सुनाई जा रही थी। मन उनका भी गालियां देने को कर रहा था। संजना की झूठी बातों और खुद के लालच ने उनसे जो काम करवाया था उसका अंजाम वो अच्छे से जानती थी। शेखावत परिवार से पंगा लिया था उन्होंने और जोश जोश में काफी कुछ गलत भी कह दिया था, जिसका पछतावा उन्हें अब हो रहा था। अदालत में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। नीतू अपने नाखूनों को दांतों से छुपाकर अपना गुस्सा उन पर निकाल रही थी। कहने को अब कुछ बच नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि अब करे क्या। पूरा मामला तो बिगड़ ही चुका था, अब डरना क्या, जो बन पड़ेगा करेंगी। और संजना से तो बाद में निपटेंगी सोचते हुए उनकी निगाह मिस्टर वर्मा पर गई, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। नीतू की जान जलकर राख हो गई, पर नजर मिलते ही मिस्टर वर्मा ने अपनी निगाहें मेज की तरफ कर ली और एक फाइल उठा ली। माय लॉर्ड, एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ, जो इस बात को पूरी तरह पुख्ता कर देगा कि मिस संजना का हर दावा झूठा है। यह है मिस संजना की फीटस की रिपोर्ट, जो कि कुछ महीने पहले अबॉर्ट हो चुका है, और उनके मुताबिक यह बच्चा मिस्टर मान शेखावत का था। और ये रिपोर्ट साबित करती है कि मिस संजना का दावा सरासर झूठा और गलत है। ये बच्चा मिस्टर मान शेखावत का नहीं, बल्कि उनके छोड़कर जा चुके आशिक वंश ठाकुर का है। मिस्टर वर्मा के कहने के साथ ही नीतू अपना सिर पकड़कर बैठ गई, पर संजना को विश्वास नहीं हुआ इस रिपोर्ट पर। वो चिल्लाकर बोली, ये कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट झूठी है। जज साहिबा, जो उस वक्त वही रिपोर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और संजना की तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा। इस वक्त वो उन्हें किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लग रही थी। रिपोर्ट और दावा दोनों सही है मिस संजना, आपको किस बात पर संदेह है ये बताइए। रिपोर्ट फर्जी नहीं है ये। जज साहिबा ने रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पुष्टि कर दी थी। ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानती इस रिपोर्ट को। संजना खड़े खड़े चीखें मार कर चिल्ला रही थी और नीतू, जिसके पास वो रिपोर्ट आई थी, उस पर एक नजर डालकर चुपचाप बैठ गई। उसने संजना को ना चुप कराने की कोशिश की और ना कुछ बोल पाई, पर एक सवाल था जो अभी पूछना था हर हाल में। शांत होकर बैठ जाइए मिस संजना, क्यों शोर मचाकर अदालत की मर्यादा और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? आपकी जिज्ञासा को भी शांत किए देते हैं। मिस्टर वर्मा ने नीतू को चुप देखकर संजना से बोला, माय लॉर्ड, जब मिस संजना उस फार्म हाउस से निकली थी तब सड़क पर भागते हुए इनकी टक्कर पुलिस की पेट्रोलिंग करती वैन से हुई थी और उसी वैन में बैठे इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया था। इसकी सत्यता अभी उनके बयान से भी हो जाएगी। उन्होंने ही मिस संजना के फोन से नंबर लेकर मिस्टर मान को फोन कर इनके एक्सीडेंट की खबर दी थी। जज साहिबा की परमिशन के बाद उस इंस्पेक्टर को भी बुलवाकर बयान लिया गया और उसने बताया कि डायल लिस्ट में वंशी ठाकुर का नाम देख उसे भी फोन किया था, पर उसका फोन बंद था और मिस्टर मान का भी नंबर मिस संजना के फोन में डायल लिस्ट में ही था। उनका नंबर डायल किया गया था, उन्होंने फोन रिसीव भी किया और मदद के लिए आए भी। बयान देकर वो इंस्पेक्टर जा चुका था। मिस्टर वर्मा आगे बोले, और जज साहिबा, इतना ही नहीं, मिस्टर मान इतना कुछ होने पर भी इंसानियत के नाते मिस संजना की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और इनके बिल भी पे किए।
वहीं मिस्टर मान को जब पता चला कि मिस संजना प्रेग्नेंट है और इस हादसे की वजह से उनका अबॉर्शन हो चुका है, ये सुनकर मिस्टर मान पूरी तरह सदमे में थे, क्योंकि एक दिन पहले ही संजना से उनकी शादी होने वाली थी, जो कि मिस संजना के भाग जाने की वजह से नहीं हो पाई थी। और शादी में एंड टाइम पर दुल्हन बदल गई। शादी मिस संजना के बजाय मिस धारा से हुई। शादी से पहले ही जो लड़की किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, ऐसी खबर सुनकर तो कोई भी अपना आपा खो सकता है। मिस संजना मिस्टर मान शेखावत को काफी समय से चीट कर रही थी। शादी मिस्टर मान शेखावत से करने जा रही थी और प्यार किसी और से करती थी, जिसका सबूत उन दोनों का बच्चा था। जब मिस्टर मान को पता चला कि तब भी उन्होंने आपा नहीं खोया, उन्होंने डॉक्टर से मिलकर और बात करके मिस संजना के अबॉर्ट हुए बच्चे के डीएनए की रिपोर्ट करवाने की गुजारिश की। पर उस वक्त उनकी ये सब करने की नीयत कुछ और ही थी। मेरे मुवक्किल की दरियादिली देखिए, धोखा खाने के बाद भी वो ये करके मिस संजना की मदद करना चाहते थे, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर मिस संजना ये साबित कर पाए कि उनके बच्चे का पिता वंश ठाकुर ही है, क्योंकि वंश की फितरत से मिस्टर मान अच्छी तरह से वाकिफ थे। पर मामला जब उन पर ही आ पड़ा तो ये रिपोर्ट उनके खुद के लिए काम आ गई। और देख लीजिए जज साहिबा, ये रिपोर्ट साबित करती है कि वो बच्चा वंश ठाकुर का है, ना कि मिस्टर मान शेखावत का, क्योंकि मिस्टर मान शेखावत और संजना में वैसे संबंध कभी रहे ही नहीं, तो ये दावा उनका बेमानी है। इंस्पेक्टर के बयान के बाद मिस्टर वर्मा ने बाकी का किस्सा भी पूरा सुना दिया और उनके पूरा किस्से सुनाने के बाद नीतू अपनी जगह से उठ गई। कैसे हार मान लेती, कुछ तो करना ही था, वरना बर्बादी तो निश्चित थी उनकी। लास्ट में हाथ पैर मारना नहीं छोड़ सकती थी वो, इसलिए खड़ी होकर आखिरी दांव भी खेल गई। ठीक है मिस्टर वर्मा, आपने ये दावा सच साबित करने की अच्छी कोशिश की है। अब जो भी हो बस सामने है, मैं भी इन दावों से इनकार नहीं करती हूँ। पर मिस संजना का किसी से कैसा भी रिश्ता या संबंध रहा हो, उससे ये तो साबित नहीं होता ना कि उन्होंने मिस्टर मान से शादी नहीं की। शादी तो मिस्टर मान से ही हुई है उनकी। वरना अब आप ये साबित कीजिए कि उस घूंघट में कौन है, धारा या संजना। मिस्टर वर्मा खुलकर मुस्कुराए थे नीतू के सवाल पर। फिर वो उनको जवाब देते हुए बोले, सलाम है आपके जज्बे को नीतू जी, मानना पड़ेगा। आसानी से हार नहीं मानती आप। वैसे ये बहुत सही लक्षण है सफलता पाने के। कभी हार मत मानो, पर मेरे भी अपने गुण हैं। मैं हार मनवा कर ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी सफलता भी तो इसी कोशिश पर निर्भर है। तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं अब ऐसे गवाह को इस अदालत में बुलाना चाहूंगा जो आपके सारे संदेहों को दूर कर देगा। और मेरा अगला गवाह मिस्टर वर्मा ने जैसे ही अपनी अगली गवाह का नाम लिया, पूरी अदालत में मौजूद लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। हल्का फुल्का सा शोर महसूस हो रहा था। लोगों को इंतजार था अगले गवाह का। जबकि संजना बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसकी निगाहें वहीं जम गई। वहीं नीतू अब अपना आपा खो रही थी। इतने महत्वपूर्ण शख्स को वो कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। माथे पर हाथ रखे वो बेचैन होकर कुर्सी से खड़ी हो गई। दिखने का अंदाज थका हुआ लग रहा था। उसके पूरे करियर पर शनि ग्रह की कुदृष्टि पड़ी थी। गलती गुनाह जैसी लगने लगी थी और इसका भुगतान बहुत भारी होने वाला था। पूरा करियर चौपट होने वाला था और प्रतिभा को तो अभी से अपने एनजीओ पर लगे ताले दिखने लगे थे। कुछ पल बाद ही परिसर में जूतों की पंजाब सुनाई दी और अदालत में रघुवीर जी ने प्रवेश किया। उनके हाथ में खाकी कलर का एक बड़ा सा लिफाफा भी था और उनके पीछे थी सुधा जी। धीमे और शांत कदमों के साथ सुधा जी ने अदालत में प्रवेश किया। सिर पर साड़ी का पल्लू डाले उनकी नजर परिसर की देहरी पर थी। रघुवीर जी का अनुसरण कर वो अंदर आई थी। सबकी निगाह उन्हीं पर जमी थी, पर सुधा जी की नजरें सामने थी। उन्होंने कुछ दूरी पर बैठी संजना की तरफ निगाह उठाकर देखा। संजना खुद बड़ी आस के साथ अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसे वो अपना बहुत बड़ा सहारा दिखी, जो इस केस से पार पा लेने में उसकी पूरी मदद करेगा। पहले भी तो हमेशा साथ देती थी, पर सुधा जी ने एक पल में ही उस पर से अपनी निगाहें हटा ली और कटघरे की तरफ बढ़ गई। मिस्टर वर्मा की पूछे जाने पर सुधा जी ने हर एक सवाल का जवाब सही और सच सच बताया। संजना को इसकी उम्मीद नहीं थी कि भरी अदालत में उसकी माँ उसके ही खिलाफ बोलेगी,
पर वो उसके खिलाफ नहीं, सब सच बता रही थी और उनके किए खुलासे से सभी हैरान थे, सिर्फ शेखावत परिवार के चारों सदस्यों को छोड़कर। ये सारी बातें वो कल ही सुन चुके थे। सुमेर जी का दोस्ती पर से भरोसा और मान दोनों ही टूटे थे, क्योंकि सुजीत जी और सुधा जी दोनों चाहते तो सब कुछ सच बता सकते थे, पर उन्होंने सच बताने की जगह उसे छुपाना सही समझा। और वही मान ने कल से जब से सुधा जी के मुंह से सारी सच्चाई सुनी थी, तब से उसे पहली बार अपने ऊपर तरस और गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने खुली आंखों से संजना पर विश्वास किया। वो खुलकर उसे धोखा देती चली गई और उसने इन बातों पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि तारा ने भी उसे सच्चाई से वाकिफ करवाया था, जिसके बदले उसने उसे खूब जलील किया था। मान सुधा जी पर नजर गड़ाया था। इतने महीनों के बाद अपने सामने माँ को देखकर संजना की आंखें भर आई। दिल कर रहा था कि भाग कर जाए और अपनी माँ के गले लग जाए। शादी वाली रात की बात आज ही देख पाई थी वो उन्हें। उसने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ को देखा था। रघुवीर जी ने कटघरे में खड़े अपने पोते मान को देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया, माथे पर बल आ गए। बेगुनाह होते हुए भी वो मुजरिम बना खड़ा था। ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाथ में पकड़ा लिफाफा उन्होंने मिस्टर वर्मा की तरफ भिजवाया और सीट पर बैठने से पहले एक निगाह उन्होंने नीतू पर डाली, जो उन्हें देख कर सक पका गई। फिर दूसरी तरफ बैठी प्रतिभा और संजना की तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी उस वक्त। डॉक्टर बेदी तो अब अपना सिर हाथों में थामे बैठी थी और निगाहें नीचे की ओर कर रखी थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा थी इस वक्त। सुधा जी को कटघरे में खड़े होकर गवाही देने के लिए बोला गया। वो जाकर मान के सामने वाले कटघरे में खड़ी हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना परिचय देते हुए संजना के साथ अपने संबंध को बताया कि वो उसकी माँ है। मिस्टर वर्मा ने सुधा जी से पूछा, आपको और आपके पति दोनों को पता था कि आपकी बेटी वंश ठाकुर से प्रेम करती है, उसके बाद भी आपने जबरदस्ती उसकी शादी मिस्टर मान शेखावत से करवानी चाहिए? इस सवाल पर सुधा जी का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और उनकी नजर सामने खड़े मान की तरफ चली गई, जो उन्हीं को देख रहा था। सारे धोखे उसी के नसीब में लिखे हैं। मान को देखकर उसका दर्द समझ आ रहा था। कितनी इज्जत करता था वो संजना के माता पिता की। सुधा जी बोली, संतान का सुख दुख माता पिता के लिए बहुत मायने रखता है। हमें पता था कि वंश गलत इंसान है। बहुत रोकने और समझाने की कोशिश की थी हमने संजना को, पर वो नहीं मानी और इसी गम में उसके पापा भी चल बसे। दिन रात टेंशन रहती थी उनको संजना की। उनके जाने के बाद मैं और ज्यादा डर गई थी कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले। इस डर से मैंने जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवानी चाहिए, ताकि ये कोई गलत कदम उठाकर अपना भविष्य बर्बाद ना कर ले। पर लिखी का लेख देखो, लाख रोकने के बाद भी इसने अपने लिए बर्बादी ही चुनी। हीरे को छोड़कर कोयले को चुना इसने अपने लिए। मिस्टर वर्मा बोले, आपको पता है इसे धोखाधड़ी कहा जाता है। अपनी बेटी के अच्छे जीवन की कामना करते हुए आप मिस्टर मान का जीवन बर्बाद करने पर तुली थी। सुधा जी बोली, पता है बहुत गलत किया है मैंने इनके और इनके परिवार के साथ, इसलिए आज यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ ताकि माफी मांग सकूं अपने गुनाहों की। मिस्टर वर्मा बोले, ठीक है वो सब बाद में कीजिएगा, पर अभी फिलहाल आप ये बताइए कि शादी वाली रात क्या हुआ था। एक एक बात विस्तार से बताइएगा। मिस्टर वर्मा की पूछने पर सुधा जी ने पूरी बात बताते हुए संजना की शादी से भाग जाने की बात को सच साबित कर दिया और इसके साथ ही नीतू और प्रतिभा अपना माथा पकड़ कर बैठ गईं। डॉक्टर बेदी तो बस खुद की इस दुनिया से गायब हो जाने की कामना कर रही थी। इसके आगे भी बताइए कि फिर कैसे मिस्टर मान की शादी मिसेस धारा से हुई। और ये सवाल पूछने के बाद सुधा जी ने पूरी बात बताई कि कैसे धारा उस रूम में आई और उसे शादी के लिए किस तरह से राजी किया गया। शेखावत परिवार की इज्जत बचाने की खातिर धारा इस शादी को तैयार हो गई थी। सारा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था। सुधा जी के बयान से जहां धारा के चेहरे पर संतोष और सुकून के भाव आ गए थे, वहीं संजना अब अपनी गर्दन भी फैमिली कोर्ट जैसी जगह पर ऊंची नहीं कर पा रही थी। पर दिल रोष से भर गया कि उसकी मां ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसके खिलाफ बयान दिए।
बयान पूरा होने के साथ ही सुधा जी ने सुमेर जी के आगे हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में नमी थी। बयान खत्म होने के बाद भी सुधा जी कटघरे से बाहर नहीं आई। वो भरी अदालत में सामने बैठे सुमेर जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनकी आंखों की नमी अब आंसुओं में बदल गई थी। उनके जोड़े हुए हाथों को देखकर सुमेर जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। ये पहली बार था जब सुमेर जी ने उनसे अपना मुंह मोड़ा था, वरना अपने पूरे जीवन में उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर, हर हालत में सुधा जी और सुजीत जी का साथ दिया था, उनकी हर संभव मदद की थी। ये माफी अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो रोते हुए बोली, जो कुछ भी गलती हमसे हुई और जो गुनाह मेरी बेटी ने किए हैं, उसकी कोई माफी तो नहीं है, पर फिर भी हमेशा की तरह उम्मीद रखते हुए माफी मांगती हूँ। संजना के जो भी गुनाह हैं, आप दिल खोलकर उसे उसकी सजा दे सकते हैं। मेरी बेटी ने आपके प्यार भरोसे का मान तोड़ा है। संजना ने भरे बाजार में आप सबकी इज्जत उछाली है। मान के प्यार और उसके जज्बातों से खिलवाड़ किया है। मैं शर्मिंदा हूँ उसके इसको करने के लिए। सुधा जी के जुड़े हुए हाथ आप कांप रहे थे। वो बड़ी उम्मीद से अब मान की तरफ देख रही थी। असली गुनहगार तो वो उसकी थी। मान ने मुड़कर धारा की तरफ देखा, जो पूरे सुकून के साथ बैठी ये सब देख और सुन रही थी। मान से नजर मिली तो दोनों मुस्कुरा उठे और तुरंत ही अपने भाव उन्होंने सामान्य कर लिए। पर ये पल भर की मुस्कान ने दोनों के दिल को जो सुकून पहुंचाया था, वो बयान करना मुश्किल था। पूरी अदालत सुधा जी को सबके सामने माफी मांगते हुए देख रही थी और संजना अपनी फटी हुई आंखों से सबके सामने अपनी मां को शर्मिंदा होते हुए देख रही थी। वो भी उसकी वजह से। आंखों में आंसू का सैलाब था। लगातार उनसे आंसू बह रहे थे। अदालत में सभी शांत होकर बैठे थे। कहीं कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि अब पूरा मामला साफ हो चुका था। संजना ने जो भी साजिश रची थी उसका खुलासा हो गया था और अब सबको फैसले का इंतजार था और सभी की इच्छा थी कि संजना को कड़ी सजा मिले। उसने न सिर्फ मान को धोखा दिया, बल्कि उसे और उसके परिवार को बदनाम भी करने की कोशिश की। साथ ही वो धारा की सबसे ज्यादा दोषी थी। उसे संजना ने सबसे ज्यादा परेशान और बदनाम किया था और कई सारे झूठे इल्जाम भी लगाए थे। साथ ही झूठ बोलकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ भी किया था। अब जज साहिबा के फैसले का सभी को इंतजार था। नीतू, प्रतिभा और डॉक्टर बेदी, इन तीनों की बोलती बंद हो गई थी। वो बैठी हुई उस दिन को कोस रही थी जब संजना उन्हें मिली थी और बिना सोचे समझे, बिना जाने उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया था। सबसे ज्यादा डर तो उन्हें उन लोगों का लग रहा था जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। उन सबको जवाब देना भारी पड़ने वाला था। तीनों मूर्ति बनी बैठी अपने होने वाली दुर्दशा की चिंता कर रही थी और सबसे ज्यादा खौफ उन्हें शेखावत फैमिली से लग रहा था। वो क्या हाल करेंगी कोई बता नहीं सकता था। मिस्टर मान शेखावत, अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जज साहिबा, जो अभी तक सभी कुछ चुपचाप होते देख और सुन रही थी, उन्होंने मान की तरफ सवाल या नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने देखा आपके पास पहले से ही पर्याप्त सबूत है, जिसको दिखाकर ये मामला अदालत के बाहर भी सुलझाया जा सकता था। फिर आपने ये कदम क्यों उठाया? मामले को अदालत तक आप किस मकसद से लेकर आए? मान ने अब धारा की और एक नजर देखा और फिर जज साहिबा को जवाब दिया। मेरी वाइफ धारा के लिए, जो शादी के बाद से ही सबके निशाने पर थी। हर किसी ने अलग अलग कहानियां बना ली थी मेरी शादी को लेकर। जिसके जो भी मन में आया वो बोला मेरी वाइफ के लिए। उनके हिसाब से सारा दोष केवल धारा का था। क्या कुछ गलत नहीं कहा गया उन्हें? तरह तरह की गालियां दी गई, कई तरह के नाम रखे गए, ये जाने बिना कि वो दोषी है भी कि नहीं। जिसने हमारी इज्जत की परवाह भी नहीं की, उसे उछाल कर चली गई। वो सबकी नजरों में बेचारी बन गई और जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारी इज्जत रखी, वो सबके लिए दोषी बनती जा रही थी। मैं उन लोगों के लिए एक बेवकूफ और बिगड़ा हुआ इंसान, जो किसी की बातों में आकर कुछ भी करेगा, और जो सबकी दोषी थी, उसे सबने विक्टिम मान लिया था। बेचारी अबला नारी, कहते हुए मान ने संजना की तरफ देखा, जो बिखरे और खाक हो चुके व्यक्तित्व के साथ सामने बैठी थी। नजरें झुकी हुई थी और चेहरा रोकर लाल हो गया था। और ये सब तो शादी के बाद से ही शुरू हो गया था।
जहां जाओ लोग बोलना शुरू कर देते थे बिना कुछ सोचे समझे। और जब ये हंगामा शुरू हुआ तब मैंने ये तय किया था कि इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं होने दूंगा। जो सच है वो अब सबको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ तक ये केस नहीं आता तो बातें अभी भी बन रही होती, जिसको रोकना किसी के बस में नहीं था। आप किस किस के पास अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर जाओगे? ये करना मुश्किल था और इसीलिए मैंने इस दिन का इंतजार किया। सब कुछ नियम कायदे कानून से करना था ताकि मामला सभी के सामने पूरी तरह से साफ हो सके और लोगों को पता चल जाए कि असल में हुआ क्या था। मान ये कहते हुए मुस्कुरा दिया और अपने साइड में बैठी धारा की तरफ देखा। धारा से नजर मिलते ही वो भी मुस्कुरा दी। तारीफ करनी पड़ेगी आपकी मिस्टर शेखावत। अपनी पत्नी के सम्मान की खातिर आपने इतना सब किया। जज साहिबा फैसला सुनाने से पहले तारीफ करना नहीं भूली। अदालत मिस्टर मान शेखावत को निर्दोष मानते हुए इस केस से बरी करती है और मिस संजना पर धोखाधड़ी और साजिश रचकर लोगों की भावनाओं से खेलने और ने बरगलाने के मामले में दोषी मानते हुए धारा 420 के तहत केस दर्ज करने का आदेश देती है। योर ऑनर, आपसे एक गुजारिश है। मिस्टर वर्मा जज साहिबा के फैसले को सुनकर बोले। जज साहिबा ने पूछा, जी कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर वर्मा बोले, जज साहिबा, मेरे मुवक्किल मिस संजना सहाय को माफ करते हुए उन पर कोई भी कार्यवाही ना करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसको देखते हुए आपसे गुजारिश है कि आप ये मामला यहीं पर खत्म कर दीजिए। मिस्टर वर्मा की बात सुनकर जज साहिबा चौंक कर बोली, एक बार अच्छे से सोच लीजिए, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? मिस्टर वर्मा बोले, यस योर ऑनर, प्लीज आप इस हम्बल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टर वर्मा की आखिरी इल्तिजा पर जहां सुधा जी ने चैन की सांस ली, वहीं संजना का सिर शर्म से और झुक गया। अदालत के बाहर का माहौल इस वक्त बहुत खराब हो गया था। लोगों को सारे मामले की सच्चाई पता चल चुकी थी और लोग उनकी भावनाएं आहत होने के कारण गुस्साए हुए थे। संजना को बड़ी मुश्किल से सबसे बचाते हुए सुधा जी के साथ गाड़ी में बैठाकर उनके गांव भेज दिया गया। नीतू और प्रतिभा का भी वही हाल था। जैसे तैसे लोगों से बचकर वो अदालत से निकल पाई थी, पर तब भी कुछ जगह चोटें आ गई थी दोनों के। डॉक्टर बेदी तो काफी पहले ही वहां से जा चुकी थी और गुस्से में संजना का डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल करवाने की धमकी और देकर गई थी। मिस्टर वर्मा केस जीतने की वजह से बड़े खुश थे। रघुवीर जी और सुमेर जी ने उनसे हाथ मिलाकर धन्यवाद किया। मिस्टर वर्मा मान से हाथ मिलाकर बोले, लीजिए मिस्टर मान, आपकी अमानत। मिस्टर वर्मा ने बड़ा सा लिफाफा मान के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? मान ने लिफाफे को देखकर पूछा। सबसे बड़े सवाल का जवाब, जिसकी अंत में जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर वर्मा ने हंसते हुए जवाब दिया और वहां से चले गए। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर मान ने वो लिफाफा बगल की पैसेंजर सीट पर बैठी धारा को थमा दिया। ये क्या है? धारा का भी वही सवाल था, जिस पर इस बार मान हंस दिया। सबसे जरूरी सवाल का जवाब खोलकर देखो। मान के कहने पर धारा ने उस लिफाफे को खोलकर उसमें मौजूद बड़ी सी स्नैप निकाली। उसे देखते ही धारा के चेहरे की खुशी कई गुना बढ़ गई। ये धारा और मान की शादी की एक लौती फोटो थी, जो बहुत ज्यादा ढूंढने पर मिली थी और इस पर भी ध्यान परिणीता का गया था। और उसके बताने के बाद विराज ने उस छोटे से खास पल को खास टेक्निक से बड़ा करवा कर ये स्नैप तैयार करवाया था। जब मान धारा की मांग भर रहा था, तब थोड़ा सा घूंघट ऊंचा किया था धारा का, ताकि मान उसकी मांग में सिंदूर भर सके। तब हवन कुंड के पास आचमन के लिए जो जल का बर्तन रखा था, उसमें धारा की छवि पूरी दिख रही थी। जल का वो तांबे का पात्र छोड़े मुंह के कुंड के जैसा था, जिसमें दोनों की छवि दिख रही थी। धारा पल के नीचे किए बैठी थी और मान थोड़ा झुककर उसकी मांग भर रहा था। मान का हाथ और साइड फेस दिख रहा था और धारा का दुल्हन के रूप में सजा मुख पूरा साफ साफ दिख रहा था। और ये दृश्य देखने में इतना मोहक लग रहा था कि धारा बिना पल के झपकाए काफी देर तक उसे निहारती ही रही। और मान उसे कैसी लगी? गाड़ी में चाबी लगाते हुए मान के पूछने पर धारा का ध्यान उस फोटो पर से हटा और उसने मान की तरफ देखा। बहुत प्यारी। धारा का गला रुक गया था बोलते हुए।
और उसे ऐसे भावुक होते देखकर मान ने गाड़ी को वहीं रोक दिया। हे, तुम तो रोने लगी। मान धारा की तरफ थोड़ा मुड़ा और उसे अपने करीब कर गले से लगा लिया और मुस्कुराकर बोला, एक ही फोटो है, वो भी पूरी नहीं, उसे भी देखकर रो रही हूँ। मान धारा के बालों को सहला रहा था। ओके ठीक है, फिर हम दोबारा से शादी करेंगे और इस बार तुम्हारा हर फंक्शन होगा। हल्दी मेहंदी यहाँ तक कि हम एंगेजमेंट भी करेंगे और लास्ट में शादी। फिर खूब सारी ऐसी पिक्स होंगी हम दोनों के साथ में। मान अभी भी धारा के सिर को सहला रहा था। और ये शादी हमारी पूरी शादी होगी। मान की बात सुनकर धारा मुस्कुरा दी। हवेली पहुंचने पर आज मान और धारा का अलग ही तरह से स्वागत हुआ। विराज ने ढोल बाजे गाजे का पूरा इंतजाम किया हुआ था। वो चाहता था कि जैसे संजना ने हमारे घर परिवार की इज्जत उछाली और उसे पूरी दुनिया ने देखा, वैसे ही जब अब सच सामने आ गया है तो पूरी दुनिया उस सच को देखे और लोगों की जो उनके परिवार को लेकर गलत सोच बन गई थी वो देखे कि दरअसल सच क्या था, कौन सच्चा और कौन झूठा था। किसी पर भी बिना सोचे समझे किसी को भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। धारा और मान के घर पर स्वागत की वीडियो लाइव चल रही थी और लोग अब संजना को पूरा भला कह रहे थे क्योंकि अब सच सबको मालूम हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रघुवीर जी और सुमेर जी ने फैसले की सारी जानकारी मीडिया को दे दी थी। संजना को बिना सजा दिए छोड़ देने पर कुछ लोग उनके फैसले की सराहना कर रहे थे और कुछ लोग संजना को सजा दिलवाने के पक्ष में थे। पर सुमेर जी ने इस सवाल के जवाब में बस यही कहा कि उन्होंने हमेशा संजना को अपनी बेटी की तरह माना है और अपने दोस्त की खातिर उन्होंने संजना को बिना कोई केस किए छोड़ दिया। वो शांति से जीवन जीने में यकीन रखते हैं और जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही विश्वास रखते हैं। आशा है कि संजना भी जो हुआ अब उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। वो बदले की भावना में यकीन नहीं रखते। सुमेर जी के विचारों से काफी लोग प्रभावित हुए। संजना ने जितनी बदनामी शेखावत परिवार की थी वो चाहते तो उस पर केस करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते थे, पर उन्होंने उसे माफ करने की राह चुनकर आगे बढ़ने का फैसला किया। दादी और दादी बुआ आज बहुत खुश थी। पूरा परिवार आज एक साथ बैठा था। सौम्य भी अब कुछ ठीक थी, वो भी सबके साथ बैठी थी और बैठकर बातें कर रहे थे सब। इसी बीच मान ने आज धारा की फोटो को देखकर रोने वाली बात बताई और अपनी धारा से दोबारा शादी करने की इच्छा जताई। तो सब इस बात पर राजी हो गए। बात सही भी है, दुल्हन की फोटो ना होने के कारण कितना बखेड़ा हुआ और शादी में भी कितनी टेंशन झेली थी सबने। अब सही मायने में मान और धारा का रिश्ता हर छूट से परे एक सच्चा रिश्ता है, तो सारी रस्में और शादी दोबारा ही होनी चाहिए। एक झूठी और धोखेबाज लड़की संजना के लिए जब इतना सब कुछ किया गया तो धारा जिसने हर परिस्थिति में इस परिवार का साथ दिया, सबको संभाला, उसके लिए कितना कुछ होना चाहिए। सबने इस बात पर सहमति जता दी। अगले दिन पूजा थी और माता का भंडारा भी रखा गया था। धारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मान भी तैयार हो चुका था। पिंक कुर्ते और व्हाइट पजामे में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। धारा ने भी पिंक कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। धारा ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर बिंदी लगा रही थी तो पीछे से आकर मान खड़ा हो गया। उसने धारा के हाथ से बिंदी लेकर माथे पर लगा दी, फिर मांग में सिंदूर लगाकर गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। मान के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उसने धारा को अपनी तरफ घुमाया और उसे गहरी नजरों से देखने लगा। धारा ने अपनी आंख से काजल निकालकर मान के कान के पीछे लगा दिया। धारा की इस हरकत पर मान ने चौंक कर उसे देखा तो वो बोली, आज बहुत हैंडसम लग गए हो। इतनी मुश्किल से एक मधुमक्खी से पीछा छूटा है, अब किसी और की नजर लग गई तो इसलिए लगाए हैं ताकि आप बुरी नजरों से बचकर रहें। धारा की बात सुनकर मान जोर से हंस दिया और बोला, नजर भले ही कोई भी लगा ले, पर अब तो चाहकर भी इस दिल में नहीं आ सकती। इस दिल पर तो अब 7 जन्मों के लिए तुम्हारा कब्जा हो चुका है। मान की बात सुनकर धारा की पलकें शर्म से झुक गई और चेहरा लाल हो गया, जिस पर मान को टूट कर प्यार आ रहा था। उसने धारा के माथे को चूम लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मेड आई थी दोनों को नीचे बुलाने। पूजा शुरू होने वाली थी, दादी ने बुलाया था। मान धारा को लेकर नीचे आ गया।
सबकी नजर उन दोनों पर ठहर गई। दोनों सच में बहुत प्यारे लग रहे थे साथ में। दारा का परिवार भी इसमें शामिल हुआ था। कावेरी जी अपनी बेटी और दामाद को साथ देखकर खुश थी। अब दादी बुआ को धारा के परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा धारा और उसके परिवार ने ही लोगों की बातें और अपमान सहा था। और ऐसे वक्त में कावेरी जी ने शेखावत परिवार की मुश्किलें ना बढ़ाते हुए सब्र से काम लिया था और उनका साथ देते हुए उनकी बात मानकर चुपचाप फैसले का इंतजार किया था। नीलेश कावेरी जी की उपेक्षा के कारण अब थोड़ा सुधर गया था और काम भी करने लगा था। विशाल को बहुत समझाया, तब जाकर वो मान की कंपनी में जॉब करने को तैयार हुआ। वो बहुत ध्यान से काम करता था, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बहन और जीजा जी को किसी से कुछ भी सुनना पड़े। सुमेर जी और विराज उसके काम से खुश थे। वैदेही भी अब संभल चुकी थी। वो संजना का हाल अपनी आंखों से देख चुकी थी, साथ ही अपनी बहन को भी देख रही थी। झूठ बोलकर और गलत रास्ते पर चलकर कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अगर कुछ हासिल करना है तो सही रास्ते पर चलकर सही दिशा में मेहनत करनी होगी, तभी उसका भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए उसने भी अब सही से पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने का मन बना चुकी थी। मयंक जी कुछ दिन जेल में रहकर ही जान चुके थे कि अगर नहीं सुधरे तो सारी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। इसलिए कावेरी जी से माफी मांग ली थी और दूसरी बीवी के भी हाथ पैर जोड़कर माफी मांगकर केस वापस लेने की गुजारिश की थी। मान के कहने पर उन्होंने केस वापस ले लिया था। अब घर पर जो भी करना होता था उसका फैसला विशाल और कावेरी जी मिलकर लेते थे। एक तरह से घर की सारी जिम्मेदारी अब विशाल के कंधों पर थी और सब उसकी बात मानते थे। सोनल तो विशाल से पहले ही डरती थी और अब तो उसके साथ मान और कावेरी जी भी थे, तो उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंग जी ने भी एक ऑफिस में नौकरी कर ली थी और अब सही चलने लगे थे। उनकी समझ में आ गया था कि अगर अब भी सही नहीं चले तो घटती उम्र में सिर झुकाने की जगह भी नहीं मिलेगी और बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पूजा संपन्न हुई ही थी कि परिणीता को चक्कर आ गए। वो गिरने को ही तो विराज ने थाम लिया। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि परिणीता मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे और परिणीता तो आज शर्मा रही थी, जो किसी अजूबे से कम नहीं था। और विराज, वो तो पापा बनने की खुशी में भावुक हो गया। सुमेर जी ने उसे गले लगा लिया। काफी समय बाद एक साथ कई खुशियां आई थी तो सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। आज पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मौका था मान और धारा की शादी का, जो उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी पे थी। जी हाँ, इस प्यारे से कपल को दोबारा शादी करने के लिए पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ा और ये फरमान था दादी बुआ का कि जिस तारीख पर पहली शादी हुई है वही शुभ है सबसे। जिसने पहली बार दोनों को मिलाया था, अब भी उसी दिन शादी होगी और हवेली में ही होगी। और इस बार शादी में धारा का परिवार भी शामिल था। पर इस 1 साल में सब कुछ बदल गया था। धारा ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से संभाल लिया था। वो अब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। ऑफिस में सभी ने उससे अपने बर्ताव और गलत कही बातों की माफी मांगी, जिसे धारा ने ये कहकर मना कर दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आइंदा किसी भी बात को पूरी तरह जाने, किसी पर उंगली मत उठाना। सबके सिर शर्म से झुक गए। कोई भी बोलने लायक नहीं था। मान अब पहले की तरह लापरवाह नहीं था। अब वो हर बात को सीरियसली लेता था और अपने पिता की तरह हर बात पर गौर फिक्र करता था और बातों को सहजता से लेना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पर्सनैलिटी में काफी निखार आ गया था। उसकी लापरवाही की उसके साथ साथ सबने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। परिणीता ने शादी से 1.5 महीने पहले ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिससे घर भर में खुशियां दोगुनी हो गई। रघुवीर जी और सुमेर जी दोनों ही बहुत खुश थे। सुमेर जी और रघुवीर जी से बोले, पापा, अब मैं भी आपकी कैटेगरी में आ गया हूँ, मैं भी दादा बन गया हूँ। तो रघुवीर जी बोले, गलत सुमेर बेटा, हम आपसे आगे हैं और आगे ही रहेंगे। आप हमारी कैटेगरी में आए तो हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए, हम परदादा बन गए। सुमेर जी चौंक कर बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कब से यही सोच रहा हूँ कि मैं दादा बन गया, पर ये नहीं सोचा कि आप तो परदादा बन गए।
सरस्वती जी बोली और मैं परदादी। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। इस नन्ही से मेहमान के आने से जैसे सबका बचपना वापस आ गया था। रघुवीर जी ने शादी की फंक्शन शुरू होने से एक दिन पहले ही नामकरण संस्कार का फंक्शन भी रखवा दिया था, जिसमें धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार किया गया। रघुवीर जी ने उसका नाम परिधि रखा। नाम सबको बहुत पसंद आया, पर सब प्यार से उसे परी कहकर पुकारते थे। सब ऑफिस से आकर सबसे पहले परी से खेलते, तब कोई और काम करते। मान और धारा की शादी इस बार और भी ज्यादा धूमधाम से की जा रही थी, और इस बार मान सच में बहुत खुश था, क्योंकि अब वो धारा से बहुत प्यार करता था और प्यार के सही मायने भी उसे समझ आ गए थे। संजना से शादी के समय वो खुश तो था, पर अब की बार वाली जैसी खुशी तब नहीं थी। हल्दी मेहंदी के फंक्शन में जहां संजना के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और जबरदस्ती के सारे काम थे, वहीं धारा की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत खुश थी कि जिसे उसने चाहा भगवान ने उसे वो दे दिया, और अब उसे कुछ नहीं चाहिए। इसे एक साल में मान और धारा एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके थे, या यूं कहिए कि एक दूसरे से इश्क करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करने लगे थे। एक हफ्ते से शादी के फंक्शन चल रहे थे और आज शादी थी। धारा एक बार फिर दुल्हन के रूप में सजी थी, लेकिन आज कोई घूंघट नहीं था और हर पल का फोटो लिया जा रहा था, और साथ में वीडियो भी बन रही थी और वो लाइव चल रही थी, जिसे पूरा देश देख रहा था। सोनिया और प्रीति, धारा की दोनों फ्रेंड भी शादी में शामिल हुई थी, अपने अपने परिवार के साथ। इस बार कन्यादान कावेरी जी और मयंक जी ने किया था। वो भी आज बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि वो धारा का कन्यादान अपने हाथों से कर पाएंगे, पर आज उन्हें ये मौका मिल गया था। 7 फेरे 7 वचन पूरे हो चुके थे, और अब मां ने एक बार फिर से धारा की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजाया और मंगलसूत्र पहनाकर शादी संपन्न हो गई। मान कमरे में आया तो धारा लेटी हुई थी। उसने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया तो बेड पर अधलेटी धारा अचानक से उठ गई। वो मान का इंतजार करते हुए सो गई थी। मान उसके पास ही जा बैठा और उसे निहारने लगा। धारा ने अपनी पलकें उठाई तो मान के मुंह से निकला, बेहद खूबसूरत। पहली बार जब शादी हुई थी तो उसने धारा को नजर उठाकर देखा तक नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि धारा दुल्हन बनकर कैसे लगी थी। आज अपनी दुल्हन को वो जी भर कर निहारना चाहता था। वो कभी उसकी आंखों को देखता तो कभी सुर्ख लबों को। धारा सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि शायद संजना की खूबसूरती भी उसके आगे फीकी पड़ जाती। मान ने धीरे से कहा, खूबसूरत ख्वाहिश हो तुम। इस वक्त वो इतनी हसीन लग रही थी कि उसे खूबसूरत कहना भी उसे कम ही लग रहा था। उसे इस तरह ताकता पाकर धारा की पलकें झुक गई और दिल धड़कने लगा। मान ने लाइट ऑफ कर दी और दोनों अपने खूबसूरत दुनिया में खो गए। दूसरे ही दोनों स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में बैठे थे। धारा ने मान के कंधे पर सिर रखा और मान ने धारा का हाथ थामकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया था। विराज का ये गिफ्ट इस बार मान और धारा दोनों ने दिल से स्वीकार किया था, और दोनों निकल पड़े अपने जीवन के नए सफर पर। 1 महीने तक दोनों ने बहुत खूबसूरत वक्त साथ में बिताया और बहुत हसीन यादें बनाकर लौट आए। वक्त का खेल ही अजब निराला है, किसी के पास नहीं होता तो किसी के साथ नहीं होता। कोई सही वक्त का इंतजार करता रह जाता है, और कोई वक्त रहते हुए भी सब छोड़ देता है। किस्मत है बार बार मौका नहीं देती, ना मोहब्बत का और ना ही जिंदगी का। ऐसा ही खेल वक्त और किस्मत ने संजना के साथ खेला था। सब कुछ थाली में सज कर मिल रहा था, पर उस वक्त वंश की झूठी मोहब्बत में सब ठुकरा दिया, और किस्मत ने ऐसा निचोड़ा कि सब कुछ एक झटके में छिन गया। एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अपने माता पिता का ही कहना मानकर सही वक्त पर वंश से दूरी बना लेती तो भी सब कुछ उसके पास ही रहता, पर कुछ बच्चों के दिमाग में घमंड और जिद इतनी भर जाती है कि उसके चक्कर में वह अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार और स्मार्ट समझने लगता है। माता पिता को कम अकल और गंवार समझना शुरू कर देते हैं, और उनके समझाने से समझ में कुछ नहीं आता, और अपने ही हाथों अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही संजना के साथ हुआ था। माता पिता का कहना ना मानकर अपने हाथों अपनी किस्मत फोड़ ली और अपने आप को बर्बाद कर लिया।
डॉक्टर बेदी ने संजना का डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। वो अब जीवन भर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। सुधा जी उसे लेकर गांव चली गई थी। वहां भी संजना की करतूतों के बारे में सबको पता चल गया था। संजना ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सुधा जी उससे कोई बात नहीं करती थी और वैसे भी अब बात करने को रह क्या गया था। घर का काम संजना करती नहीं थी और सुधा जी करवाती भी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो ही चुकी थी। वो बस एक जगह बैठी कुछ सोचती रहती थी। सुधा जी खाना देती तो खा लेती, वो कपड़े देती तो पहन लेती। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो जहाँ बैठी घंटों बैठी रहती। कभी कभी बहुत रोने लगती तो घंटों तक रोती रहती और कभी बहुत हंसने लगती तो घंटों तक हंसती रहती। सुधा जी ने जब देखा कि उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही है तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर्स ने उसे देखते ही एडमिट कर लिया। काफी लंबा इलाज चला और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, पर उसकी बॉडी में कुछ दिक्कत आ गई थी। वो एक जगह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। खड़ी होती तो उसकी बॉडी हिलती रहती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो गिर जाएगी। डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये प्रॉब्लम इनकी कुछ सालों बाद ठीक हो जाए, वो भी तब अगर ये अपने आप को ठीक करना चाहेंगी तब। अगर इन्होंने अपनी तरफ ध्यान ना दिया तो ये अब कभी सही नहीं होगी। सुधा जी क्या ही कर सकती थी। उनके ही लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज संजना की ये हालत है। अगर उन्होंने ही उस पर थोड़ी सख्ती की होती तो ये वंश के झूठे प्यार के जाल में ना फंसती और ना ही उसकी ये हालत होती। पर गलती उससे भी कहीं ज्यादा थी। सुमेर जी ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। तो जब संजना मान के प्यार को ठुकराती थी तो उनकी कुंठा जो पता नहीं कब से मुंह पाए उनके अंदर बैठी थी वो खुश होती थी और संजना गलत होते भी उन्हें गलत नहीं लगती थी। वो संजना के अंदर अपना अक्स देखती थी और मान को ठुकराए जाने पर उनकी अंतरात्मा ऐसे खुश होती थी जैसे उन्होंने सुमेर जी से अपना प्यार ठुकराने का बदला ले लिया हो। पर उनकी बुद्धि में अगर ये बात घुस जाती कि सुमेर जी और मान अलग अलग इंसान हैं। सुमेर जी उनसे प्यार नहीं करते थे पर मान संजना से प्यार करता था। और अगर संजना मान से प्यार नहीं करती थी तो साफ साफ कहना चाहिए था। जैसे सुमेर जी ने सहज भाव से सुधा जी के प्यार को इनकार कर दिया था, वैसे ही संजना भी मान को सहज भाव से मना कर देती तो आज ये सब नहीं होता। पर अब कर ही क्या सकते थे। अब बस सुधा जी संजना को देखकर सारी बातों के बारे में सोचती रहती, या यूं कहें अब उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उनके बाद इसका क्या होगा। कम से कम वो अपना जीवन यापन करने लायक तो हो ही जाए। इसलिए उन्होंने अब धीरे धीरे संजना को बाहर ले जाना शुरू किया और उससे बात करनी शुरू की। अब ये तो वक्त ही बताएगी कि वो सही होगी कि नहीं। इसलिए जीवन में जो भी फैसला लो बहुत सोच समझ कर लो। एक गलत फैसले से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। इधर मान और धारा साथ में बहुत खुश थे। उनका प्यार दिन पर दिन परवान चढ़ रहा था। सुमेर जी अपने दोनों बेटों विराज और मान को देखकर बहुत खुश थे। उनके जीवन साथी का प्यार नसीब में नहीं था, पर उनके दोनों बेटों का शादीशुदा जीवन खुशहाल था। सौम्या भी अब काफी हद तक मम्मी सुरेखा जी और अपने पापा के जाने के गम से बाहर निकल आई थी। और इन सब में विराज, दादी, रघुवीर जी, सुमेर जी, मान, धारा और परिणीता सबका ही हाथ था। सब उसे घर में ऐसे प्यार करते थे जैसे वो इस घर के सदस्य हो और बचपन से यही पली बड़ी हो। सौम्य ने 12th अच्छे नंबर से पास की। सुमेर जी ने उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन उसकी पसंद के कॉलेज में करवा दिया था। टूर से आने के कुछ दिन बाद पता चला कि धारा माँ बनने वाली है। मान तो खुशी से उछल पड़ा। आजकल वैसे भी वो परी के साथ मस्ती करते हुए बच्चा बन जाता है और अपना हंसता खेलता मुस्कुराता भाई देखकर विराज का दिल खुशी से भर जाता था। इतनी प्रॉब्लम आई उसके भाई के जीवन में, पर माँ ने ये बात रख दी कि आज उसका भाई खुश है। इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक 9 महीने बाद धारा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसे गोद में लेते ही मान भावुक हो गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि उसके जीवन में उसे किसी का प्यार नसीब नहीं होगा, और कहाँ इतनी प्यार करने वाली बीवी के साथ इतना प्यारा सा बेटे भी भगवान ने दे दिया। सरस्वती जी, कलावती जी, रघुवीर जी, सुमेर जी, विराज, परिणीता और धारा सब बहुत खुश थे। धारा के घर भी खबर करती थी, वहां भी सब खुश थे। सुमेर जी रघुवीर जी से बोले, मुबारक हो पापा, मैं एक बार दादा फिर बन गया और अब एक बार और परदादा।
और रघुवीर जी बोले, तुम्हें भी मुबारक हो बेटा, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दोनों बच्चों के जीवन को भगवान ने खुशियों से भर दिया, अब हमें और क्या चाहिए। बहू के घर आने पर बच्चे के नामकरण संस्कार का आयोजन करते हैं और धूमधाम से अपने पोते का नामकरण संस्कार करेंगे। आखिर रघुवीर प्रताप सिंह शेखावत का परपोता है। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि रघुवीर प्रताप सिंह शेखावत के पोते का नामकरण संस्कार है। और वैसे घर में बहुत दिनों से कोई फंक्शन नहीं हुआ। सुमेर जी मुस्कुराकर विराज से बोले, सुना बेटी विराज, पापा ने क्या कहा। विराज खुश होकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। जैसे दादू ने कहा सब कुछ वैसा ही होगा। परिणीता तो खुशी से उछल पड़ी फंक्शन का नाम सुनकर। फिर ऐसा ही हुआ। धारा के घर आने पर पूजा की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। फिर 1 महीने बाद मान और धारा के बेटे का नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें शहर की बड़ी हस्तियों के साथ धारा का परिवार भी शामिल था। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज भी शामिल हुए। पूजा के बाद नामकरण संस्कार हुआ। बच्चे का नाम अभिमान प्रताप सिंह शेखावत रखा गया। ये नाम भी रघुवीर जी ने ही रखा था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। विशाल ने जॉब करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी और साथ ही वो काम भी बड़ी लगन से करता था, इसलिए उसका प्रमोशन भी जल्दी हुआ और वो काफी कम समय पर ही अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया। इस बीच विशाल और सौम्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब सुमेर जी और रघुवीर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने सौम्या से पूछा तो उसने हामी भर ली। किसी को कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि विशाल भी बिल्कुल धारा की तरह था और इस समय में सच्चे और अच्छे इंसान मिलने कितने मुश्किल हैं ये सभी जानते हैं। इसलिए सबने रिश्ते के लिए हामी भर ली और सौम्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। सौम्य ने अपनी इच्छा जताई कि वो शादी के बाद अपने मम्मी पापा के घर रहना चाहती है और विशाल के साथ मिलकर अपने पापा का बिजनेस जो अभी तक सुमेर जी की देख रेख में चल रहा था वो संभालना चाहती है। कावेरी जी को कोई ऐतराज नहीं था, पर विशाल कावेरी जी के बिना कहीं जाने वाला नहीं था और अभी वैदेही भी उसकी जिम्मेदारी थी तो मना करने लगा। पर सौम्य ने कहा कि उसका तो अब शेखावत परिवार के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो अब विशाल का परिवार ही उसका परिवार है और वो सब अब उसी के साथ रहे। बड़ी मुश्किल से कावेरी जी मानी। वैदेही के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता मिल गया था तो सौम्या और विशाल की शादी के बाद उसकी शादी होना भी तय हो गई। अब नीलेश और सोनल रह गए थे। कावेरी जी, मयंक जी और वैदेही के विशाल और सौम्य के साथ चले जाने पर वो दोनों अकेले रह जाते। अब वो दोनों भी अकेले नहीं रहना चाहते थे तो नीलेश और सोनल ने कावेरी जी को मना ही लिया अपने साथ रखने के लिए। पर कावेरी जी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वहां जाकर एक भी गलत हरकत की तो वो उसी दिन घर से बाहर होंगे। वो दोनों अब काफी बदल गए थे तो हामी भर ली। सुमेर जी और रघुवीर जी ने विशाल और सौम्य की शादी हवेली से ही धूमधाम से की और सौम्या शादी के बाद अपने घर शिफ्ट हो गई। वैदेही की भी तय समय पर शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। सौम्या और विशाल ने साथ मिलकर सौम्य के पापा का बिजनेस संभाल लिया और कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्होंने उसे बहुत आगे बढ़ा दिया। कावेरी जी अब खुश थी, उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। मयंक जी अब बिल्कुल सही हो गए थे तो अब उनकी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। विशाल और सौम्य ने नीलेश के काम में भी पैसा लगा लिया था जिससे उसका काम भी चल पड़ा था। 3 साल बाद धारा ने एक प्यारी सी बेटी और परिणीता ने एक बेटे को जन्म दिया। विशाल और सौम्य का भी एक बेटा है। नीलेश और सोनल के पास एक बेटी है और जब से नीलेश एक बेटी का पिता बना वो बिल्कुल बदल गया। अब उसे बहुत अफसोस होता था कि उसने अपनी गलत और गंदी हरकतों को छुपाने के लिए हमेशा धारा, जो पूरे घर का बोझ उठाती थी, उसको मारता था ताकि उसकी और किसी का ध्यान ना जाए। आज वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा था और कई बार धारा से माफी भी मांग चुका था, पर धारा ने यह कहकर मना कर दिया था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते। वो जख्म भी कुछ ऐसे ही हैं, आप माफी मत मांगिए। नीलेश खामोश हो जाता। दादी और दादी बुआ दोनों अपना भरा पूरा घर देखकर बहुत खुश थी। रघुवीर जी और सुमेर जी तो बच्चों के साथ बच्चे बने रहते थे और छुट्टी के दिन तो पूरे घर की रौनक देखते ही बनती थी। मान और धारा का प्यार वक्त के साथ बढ़ता रहा और इस तरह धारा और मान अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।